हेलो एवरीवन, थ्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा है रेन फॉरेस्ट, तो इसका मतलब ये हरियाली होती होगी, यहाँ पर ग्रीनरी पक्का होती होगी। एंड ट्रॉपिकल है तो यानी कि ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता होगा। अब अच्छी बात क्या है, अर्थ का डायग्राम बार बार बनाना पड़ता था, डिग्रियाँ लिखनी पड़ती थी। इस बारी ये वाला काम इन्होंने यहाँ पहले ही कर दिया। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो भी ये जोनेशन की लाइन है, ये ट्रॉपिक्स है। एंड अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बना दूँ, सूरज की किरणें बिल्कुल सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेंगी, इसके ऊपर, इसके नीचे, या बिल्कुल इसके सामने। सबसे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सामने पड़ेगी, ठीक है ये। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी श्रेया, तो ये स्लांट हो जाती है, इसलिए पोलवर्ड्स की तरफ ज़्यादा लाइट नहीं जा पाती है। एंड ये रीज़न समझ में आ जाएगा सबको कि ये यहाँ पर क्या है कि जब कोई चीज़ जैसे देख रहे हो ना श्रेया, ये अदिति, ये स्लांटिंग वे में जा रही है, यहाँ पर डायरेक्ट पड़ी नहीं रही। तो यहाँ पर जब सूरज निकलता भी है ना श्रेया, तो वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे कोई बल्ब हमारे कमरे में हो और वो सिर्फ रोशनी फेंकने का काम कर रहा हो, कोई गर्माहट ना हो उसके अंदर। जैसे आप लोग सब अपने रूम की तरफ देखिए, अभी कोई ट्यूबलाइट, मतलब वो देखो, ट्यूबलाइट को पूरे दिन भी जलाते रहते हो तो इससे रूम में क्या गर्मी बढ़ती है क्या? जून जुलाई में आप लोगों के कमरे जो गर्म होते हैं जब एसी नहीं चल रहा था, तो ये ट्यूबलाइट की वजह से हो जाता है क्या गर्म? क्या ऐसा तो कुछ नहीं है ना? अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है ज़रा अशप्रीत, गर्मियों में जो शहर में जो घर होते हैं उनके फ्लोर, छत, सीलिंग, दीवारें इतनी गर्म क्यों जाती हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है? क्या रीज़न है इसका अतिथि श्रेया? जैसे क्या है, शहरों में, अब आप गुरुग्राम में रह रहे हो अभी, ठीक है, आपका जो रूम होगा ना, वो ना गर्मियों में, मतलब मई, जून, जुलाई, इवन अप्रैल और अब तो अगस्त तक, ठीक है, ये काफ़ी गर्म हो जाएगा पूरे दिन की गर्मी से। रात को भी अगर आप मतलब नंगे पैर चलोगे ना, जैसे छत पे गया वॉक करने खाना खाने के बाद, ठीक है, तो आपको वो गर्माहट फील होगी। ज़मीन, रात हो गई है जबकि कोई सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गर्म है। लेकिन यही अगर हम लोग श्रेया पंजाब घूम रहे हो ना, और आसपास वॉक कर रहे हो खेतों के आसपास वगैरह, वो करके रात को वो गर्माहट फील नहीं होगी हमें। ऐसा क्यों होता है अर्बन एरियाज़ में? नहीं, मैं इसके रीज़न बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोगों को बताओ। अर्पित ज़रा बताओ इन लोगों को क्यों होता है ऐसा। हाँ, शहरों में जो घर बने होते हैं, जैसा कि अर्पित ने कहा, वो तो देखो क्या कहते हैं आशिमा, वो तो आफ्टर इफेक्ट है एक तरीके से उसके रीजंस। लेकिन पहले ये कि जो शहरों में घर होते हैं ना आशिमा, वो कंक्रीट के बने हैं, यानी कि जिसको श्रेया आम भाषा के अंदर हम लोग कहते हैं ना, पत्थर, गिट्टियाँ, कंकड़, है ना, ये लगे होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। प्लस जो लेंटर डलता है, आई थिंक आप लेंटर जानते हो कि क्या होता है, जो सरियों का क्रिस क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है। वेरी गुड। तो जब मैं बोल ही रहा हूँ कि लेंटर डलता है, और प्रदन ने अभी आपका घर भी बना था तो आपने देखा होगा ये सब काम, है ना, तो क्या मैं उसको ऐसा कह सकता हूँ, आयरन रॉड्स डलती हैं आम भाषा में, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो पत्थर, कंकड़, गिट्टियाँ, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ये सब कैसी होती हैं हीट ट्रैप करने में प्रदन्या, गुड और बैड? श्रेया कैसी होती हैं आयरन रॉड्स, ये जो कंकड़ सीमेंट वगैरह होता है, हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी इनकी कैसी होती है? जल्दी गर्म हो जाते हैं और हीट को लेट तक एस्केप नहीं होने देते हैं। अब दिक्कत ये है कि ठंडे हम कर तो लें इनको, लेकिन दिक्कत ये आती है पानी थोड़ी ना मारने लग जाएंगे दीवारों पे। अशप्रीत, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपकी मम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, एक मग का तुम दीवारों पे पानी फेंक के देखना आपने कभी, और फिर उसका आफ्टर इफेक्ट बताना मुझे ज़रा क्या हो रहा है, हीट कहाँ ट्रैप हुई आपकी बॉडी में उसके बाद।
अब क्या होता है, आप एसी चलाकर बैठो जैसे कभी हैं, जैसे आशिमा एसी चलाओ कमरे का, तो फिर ना कभी अपने हाथों से या कभी अपने चीक से, गालों से, जून जुलाई के महीने में भी एसी रात को आपने 1 घंटा चलाया, दोपहर में चलाया मान लो, फिर दीवारों को कभी ना श्रेया गालों से छूकर देखना, वो ठंडी हो जाएंगी। क्यों? अगेन कंक्रीट था, रॉड था, सीमेंट था, पत्थर, गिट्टियाँ, ठीक है, गर्म भी बहुत जल्दी हो गई तो ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। फिर आपके कमरे के अंदर जो अलमीरा है वो भी है, ये बिल्कुल ठंडक फील देंगी, लेकिन जैसे आप अपने कमरे से बाहर निकलोगे नॉन एसी रूम में, अगेन ऐसा लगेगा कि जैसे तवे की भाप छूट रही हो हर जगह पर। अगेन उसका रीज़न यही है। इसको सिंपल सा क्या कहते हैं, अर्बन हीट ट्रैप। अच्छा, अब आप कहोगे ये वाली बात आप यहाँ क्यों कर रहे हो, अभी कोई हमारी साइंस की क्लास थोड़ी ना चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये अर्बन हीट ट्रैप का जो कंसेप्ट है, इसको और इसके और भी नाम होते हैं, अभी नामों में कंफ्यूज मत होना, चैप्टर आगे बढ़ने तो। अभी हम सिर्फ 7वें चैप्टर में हैं, बुक की अभी पूरी ग्रंथ बाकी है, ठीक है। अभी आप ऐसा मान लो कि गीता का हमने पहला अध्याय जाना है, अभी और जानना बाकी है। मुझे वह बताओ, ये वाली बात जो है ये कौन से अर्थ के रीजन्स पे ज़्यादा होगी प्रदन्या, ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में, या पोलर रीजन्स में? ये अर्बन हीट ट्रैप मतलब ये जो घर जो है वो गर्म हो जा रहे हैं, मतलब वो करके, ये अर्थ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन, देखो इंडिया की तो मैंने श्रेया बात कर दी है ना, कि गांव में नहीं होगा, शहरों में ज़्यादा होगा। शहरों में क्योंकि गांव में घर ऐसे नहीं बने होते ना ज़्यादातर, अब हालांकि बनने लग गए हैं, लोगों के पास पैसा आ गया, तो पंजाब वगैरह में भी अगर आप जाओ तो चंडीगढ़ वगैरह की साइड पे लोगों ने कोठियाँ वगैरह बना ली हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर भी क्या कि स्पेसिंग है, ऊंची कोठियाँ हैं तो ऊंची नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में, एनसीआर में श्रेया क्या आपने देखा होगा, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, तो वो हीट ट्रैप होकर रह जाती है, वो एस्केप नहीं हो पाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। भाई कोई भी चीज़ अगर तवा भी, अगर हमारे पास गरम गरम तवा रखा हुआ है श्रेया, अब कोई एक ऐसी जगह तो हम उसको ढूंढें, जैसे गरम तवा है हमने उसको ज़मीन पे रखा, तो एक ऐसा मैकेनिज्म तो उसके पास कि वो हीट को फैला सके या किसी और मैकेनिज्म को दे सके, तो वो हो सकता है कि उस गर्म जगह को दे दे। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, कपड़े प्रेस करें हमने और अगर उस पर लोहा लगा हुआ है और अगर हम उसको जल्दी ठंडा करना है तो प्रेस करने के बाद, स्विच ऑफ करने के बाद हम लोग उसको ज़मीन की तरफ मुँह करके उस लोहे की साइड को रख देते हैं ना, ताकि ठंडी हो जाए और ज़मीन इसकी हीट को वो कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? चलो सीधी टिका के भी रखते हो कि जो भी करते हो कि एस्केप तो हो जाती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि 4-5 घंटे 8 घंटे तक वो गर्म ही रहती है, और ज़मीन पे रख दोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं करते ना कि गए शावर के नीचे रख दिया, नल के नीचे रख दिया, है ना। अगेन हालांकि उसके बहुत सारे रीजंस है कि आपको करंट लग सकता है, वो लग सकता है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको लोहे वाली बात बता रहा हूँ, आप इसको ज़मीन पे रख देते हो, आप जानते हो कि ज़मीन ठंडी है, एज़ कम्पेयर टू जितनी वो गर्म प्रेस हो चुकी है वो एस्केप हो जाएगी, ज़मीन उसकी हीट को खींच लेगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये तो मैंने शहर गाँव की बात बता दी, ये अर्थ का स्ट्रक्चर आपके सामने, ये ट्रॉपिक्स हैं, ऊपर टेम्परेट है, इसके ऊपर पोलर रीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 रीजन जो हैं, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट, पोलर, यहाँ पर ये अर्बन हीट जो ट्रैप का जो कंसेप्ट है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ वर्क करेगा? ट्रॉपिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें लगातार 365 दिन 24/7 क्या होती रहती हैं? गिरती रहती हैं। रीजन कभी भी सूरज से बाहर नहीं होता। अब आप कहोगे 24/7 क्यों? प्रधन्य कहेगी मैं तो अभी 8:45 आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ, मेरे घर के बाहर तो अंधेरा हो रखा है, कोई धूप नहीं निकली है। तो प्रधन्य ट्रॉपिक्स में सिर्फ इंडिया थोड़ी ना आता है कि नहीं, है ना। और अर्थ रोटेट भी कर रहा है प्रधन्य, शायद से हमारे घर में तो कर रहा है, आपके घर में कर रहा है ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और एबंडेंट रेनफॉल, यानी कि मैं इसको कैसा कह दूं, हाई टेम्परेचर हॉट, अबंडेंट रेनफॉल के साथ में क्या लिखूं, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। और ये किसको सपोर्ट करता है? ये दोनों कंडीशन अगर मैं 1+2 इसको कर दूं तो इनॉर्मस वेजिटेशन को, राइट। तो ये ना लग्जूरियंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है यहाँ पर, यानी कि वेजिटेशन को, कुल मिलाकर आप कह लो कि प्लांट कवर एंड ट्री कवर को सपोर्ट करता है। एंड लग्जूरियंट वर्ड का मैंने आपको कल ही मतलब बता दिया था, इसका मतलब होता है रिच एंड अबंडेंट।
डिक्शनरी मीनिंग भी अगर नहीं समझ में आते तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ कि सबके बैकग्राउंड अलग है, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंग्रेज़ी मीडियम से तो आपके ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं यूपीएससी क्लियर करने के, और आप हिंदी मीडियम से तो आपका नहीं होगा। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जो इक्वेटोरियल वेजिटेशन है, यानी कि इक्वेटर के पास ये लाई कर रहा है ये रीजन, तो यहाँ से इक्वेटर भी पास हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वेजिटेशन है प्रॉपर तरीके से देखो, वैसे तो वो आपको ट्रॉपिकल रीजन समझा रहा है, लेकिन ट्रॉपिक्स के बीचों बीच में से अगर मैं सिर्फ इस लाइन को पकड़ लूँ, ध्यान से देखना, इसको ना जूम कर लेता हूँ आपके लिए और करता हूँ, परफेक्ट। अगर मैं इस लाइन को पकड़ लूँ, कितना डिग्री लिख दूँ उसको मैं, आज फिर 0 डिग्री नॉर्थ के साउथ, नॉर्थ के साउथ, कोई भी नहीं सोच रही बैठ के भाई साहब, ठीक है 0 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ेंगी, ये वाली बात तो पल्ले पड़ गई मेरे। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री से श्रेया 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ जा रहा हूँ, तो अब सिर्फ इसी जोन को अगर मैं पकड़ लूँ, ये धूप की 3 किरण है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो किरण है या सबसे ज़्यादा गर्मी है, हमने ये तो देख लिया ट्रॉपिकल रीजन में पड़ेगी, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन तो ये था ना पूरा का पूरा। अगर इस रीजन में मैं एंटर कर जाऊँ और फिर मैं बैट खेलूँ या गैम्बल करूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, तो बताओ रीजन 1 में पड़ेगी, 2 में पड़ेगी कि 3 में पड़ेगी, बताओ। 2 में पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रेट है बिल्कुल, और कर्व जो आना शुरू होता है, यानी कि ये 0 डिग्री की लाइन है, जो कर्व आना शुरू होता है वो इसी के बाद आना शुरू होता है, राइट। और जहाँ कर्व आएगा तो वहाँ रेस सन की क्या कर जाएंगी, स्ट्रेट रहेंगी कि स्लांट, वेरी गुड, स्लांट कर जाएंगी, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप कहोगे ये क्या है, लेकिन देखो पता है, बेस मजबूत होगा ना तो बिल्डिंग उसके ऊपर बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। जो इक्वेटोरियल वेजिटेशन है, अब आप समझ गए होगे क्यों कह रहा है कि आपको कन्फ्यूजन अलग है, इसलिए मैंने ये कहानी बताई आपको। बात कर रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की, लेकिन बता रहा है कि अगर जो 0 डिग्री की लाइन के आसपास जो जंगल है ना, जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट कवर है, वहाँ पर आपको अनगिनत वैरायटी के एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो सदाबहार जो है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन की वजह से उनकी पत्तियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, हरियाली रहती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो इसी प्रकार के कुछ पेड़ हैं, महागनी, एबनी और डाइवुड्स। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये है महोगनी सबसे पहला, नॉर्मल पेड़ से ही लिखिएगा आपको, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक्स के पेड़ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ, हमारे पार्क में प्रधन्या, जनकपुरी में, आशिमा, अशप्रीत, सब लोग कितनी वैरायटी के पार्कों में पेड़ लगे रहते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आते ना, हमें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम जैसी लगते हैं ना, है ना, क्योंकि ट्रॉपिक्स के पेड़ ऐसे ही होते हैं, सारे ग्रीन है। लेकिन ध्यान से अगर कभी आशिमा देखा हो, जैसे आपका 4th फ्लोर है तो आपको तो पूरा एरियल व्यू मिलता है अपने घर के सामने वाले पार्क का, आपने कभी आशिमा नोटिस करा है किसी की पत्तियां ज़्यादा ग्रीन है, किसी की लाइट ग्रीन है, किसी की पैरेट कलर की हैं, ऐसा होता है। सामने वाले पार्क को ऑब्जर्व करना कभी बालकनी से खड़े होके, देखा आशिमा कभी? होता तो है ना डिफरेंस, लौंडे छोड़ के कभी पार्क देखोगे अच्छे से तो समझ में आएगा। दूसरा है एबनी, दिस इज एबनी ट्री, ब्लैकवुड ट्री होता है ये, फर्नीचर बनाने की ये भी काम आता है। कुछ ऐसी लकड़ी होती है इसकी, प्रॉपर तरीके से दिखाओ तो ये देख लो, ओके। ऐसा लगेगा कि बीच में से अगर हम इसको छील देंगे तो हमें जो पेंसिल की नोक जिससे बनती है वो मिल जाएगा, ऐसा ऐसा लगता है देखने में इसको ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कलर छोड़ता है कुछ करता है, बस इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। उसके बाद है डाइवुड्स,
इसके पेड़ की फ़ोटो अगर मैं प्रॉपर दिखाऊं तो वो ये होगी। नॉर्मल सा पेड़ ही है वैसे, आप कुछ ज़्यादा डिफरेंस जान नहीं पाओगे, तो कुछ अच्छी इमेज नहीं है इसकी। नाम में ही है डाइवोड, ठीक है, ये है डाइवोड, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, ट्रॉपिक्स में कोस्टल एरियाज होते हैं। अब हम नीचे आ गए ना थोड़ा सा, मतलब अब जब हम बात कर रहे थे, देखो नीचे आ गए इन द सेंस, कहने का मतलब ये है, कहाँ गया वो, ये हम पोलर से हमने कहानी शुरू करी थी, तुंद्रा पर आए, बोरियल फॉरेस्ट पर आए, अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं ना, अब हम इधर पहुंच गए हैं ना सबसे नीचे, अपनी डिस्कशन करते करते अभी फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल में, है ना, इस एरिया में पहुंच गए हैं ना सबसे नीचे। अब अगर हम ऊपर वाले जो डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड है, हम उससे नीचे अगर उतर रहे हैं, अब ट्रॉपिक्स में पहुंच गए हैं। ट्रॉपिक्स में कोस्टल एरियाज होते हैं, बीच होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज तो आप जानते हो, जो बीच है, जो आपके लैंड का, कॉन्टिनेंट का जो छोर है, समुद्री तट है, वो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं, जहाँ आपका जो लैंड होता है उसकी बाउंड्री ख़त्म होकर वो सी से मीट करता है, उसको कहते हैं हम लोग कोस्ट, आम भाषा के अंदर बीच, ठीक है। अब मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से, मयूर, प्रदन्या, अतिथि और श्रेया को डिफरेंस बताओ, सी और ओशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, फिर से रिपीट करूँगा। वेरी गुड। हाँ, क्या होता है श्रेया, प्रदन्या, अतिथि, जो सी होता है ना, अर्पित आप भी जानो, देखो इस चीज़ को, इस डिफरेंस को, ये क्योंकि शायद से आपके साथ बात करी नहीं मैंने। ये सी, ये ओशन। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को सी कहते हो ना, वैसे तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है श्रेया, ठीक है, प्रदन्या, कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन सी में एक चीज़ होती है कि यहाँ पर ना सी आप उसको कहते हो, जैसे मतलब मान लो हम सारे ना गोवा गए, अब पानी के अंदर जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जब तक वो कोस्ट लाइन विजिबल है ना हमें, जब तक उस कोस्ट पर प्रदन्या, मतलब मान लो लौंडे लपाड़े खड़े हुए हैं, हॉट हॉट सी बंदियाँ बिकनी पहन के खड़ी हुई हैं, जब तक वो दिख रही है ना, आप समझ जाओ कि वो सी है। और जैसे ही वो दिखना बंद और मेरा मूड खराब कि बंदियाँ ही खो गई भाई बिकनी वाली, अब तो दिख ही नहीं रही, अब पानी पानी दिख रहा हर जगह, समझ जाओ ओशन के अंदर एंटर कर दे। अब समझ में आया, यानी कि ओशन के अंदर आपको कोस्ट लाइन विजिबल नहीं होती है। तो कोस्टल एरियाज में ये चीज़ होती है, और मैंने आपको सी और ओशन के बीच में डिफरेंस बता दिया। अब ना यहाँ पर एक टर्म दिख रही होगी आपको दूसरी, ब्रैकिश, एंड दूसरी टर्म इसी के साथ लिखी हुई है स्वयम्स। वैसे एक ही वर्ड है ये, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ब्रैकिश, स्वयम्स, बता देता हूँ। ये स्वयं कोई बतख नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है। एक बात सबसे पहले जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ब्रैकिश, कभी भी ये वर्ड आपके सामने आए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के प्रेशर में इसको, ब्रैकिश को इंटरप्रेट मत कर देना कि इट इज़ समथिंग कंसर्न्ड विद ब्लैक कलर, नहीं। ब्रैकिश का मतलब होता है, क्योंकि लॉजिक ना लोगों के दिमाग फिर कैसे भी बोलने लगते हैं प्रेशर कंडीशन के अंदर, सॉल्टी या सेलिन वाटर को हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ओके। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको आई स्वयं। ये एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा लैंड होता है, लैंड का टुकड़ा। इसकी एक खास बात होती है दोस्तों,
ये ना अनकल्टिवेटेड होता है। और यहां पर ना जो वाटर होता है वो एक जगह पर लॉग में रहता है, यानी कि कलेक्ट होता रहता है। अब क्या होता है जब ये वाटर कलेक्ट होता रहता है, किसी ज़मीन के ऊपर ही कलेक्ट हो रहा होगा अतिथि, राइट? तो अर्पित होता क्या है, वो जो ज़मीन है ना पानी से भरी हुई है। अब जब पानी और मिट्टी बार बार मिलते रहेंगे, आप पानी मिट्टी पानी मिट्टी पानी मिट्टी बहुत दिनों तक करते रहो, वो जगह पर क्या भर जाता है श्रेया, पार्क के अंदर या कहीं किसी भी जगह पर प्रतन्या, कीचड़। अब कभी कभार वो जब और ज़्यादा पानी भरता रहता है ना वहाँ पर, और मिट्टी जो है, अब वो मिट्टी के अंदर तो पोर्स होते हैं, वो पानी रिस कर और नीचे जाता रहेगा, राइट? अब वो ज़मीन हो जाती है दलदली ज़मीन। तो इस दलदल को कहते हैं स्वयं, ओके? इसके बहुत सारे नाम होते हैं, बॉगमायर वगैरह वो करके। ये वही चीज़ होती है श्रेया, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, या बियर ग्रिल्स बताता है मैन वर्सेस वाइल्ड पे, या बहुत सारी जगह पे सुना होगा। दलदल में कभी फोर्स नहीं लगानी चाहिए ऊपर आने के लिए, और ज़्यादा नीचे घुसते चले जाओगे, है ना? और ऐसी डेजर्ट के अंदर भी एक ऐसी ना रेत में एक फिनोमेना हो जाता है जिसकी वजह से आप नीचे घुसते चले जाते हो। लेटेस्ट जो धमाल की मूवी आई थी, आई डोंट नो धमाल 3 थी 4 थी, जो भी थी वो, उसके अंदर भी ये सीन होता है। अरशद वारसी उसको जावेद जाफरी को कहते हैं रस्सी लेकर आ, तब तक वो सैंड के अंदर जा रहा होता है। लेकिन जो बॉग मायरे जो सैंप होता है ना, वो ना दलदली ज़मीन होती है, वहाँ पे पानी ज़रूर होता है। तो आप समझ गए कोस्टल एरियाज एंड ब्रैकेट स्वयं का मतलब। यहाँ पर ना मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो उगते हैं। डोंट वरी, अभी मैं आपको सब फोटो दिखाता हूँ इन सब की, स्वयं की और उसकी। मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर उगते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों याद रखना कि मैनग्रोव के ऊपर अभी ना ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब हमारा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के सामने पहली बार टर्म आ रही है, या जो लोग नहीं जानते, कि हाँ सुना तो है मतलब नहीं जानते हम लोग, मैं आपको सबसे पहले कुछ एक दो चीज़ें ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ इसके, कि आपको ना टिप्स पे पहले ये बताओ कि कोई भी भाई मैनग्रोव पूछ ले तो एक ना डिफाइन करना हमें उसको आ जाए। मैनग्रोव जहाँ पर भी मिलते हैं उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है, जो थंब रूल होता है, वो ये होता है, ये ना ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल वेजिटेशन जो मर्जी कह लो, ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ नंबर 2, पानी के पास मिलेंगे। तीसरी चीज़, इनकी जो रूट्स होती है वो ट्विस्टेड होती है। अभी बता रहा हूँ। ये देखो, ये रूट्स है। हमेशा कोई भी जगह वर्ल्ड में क्या रूल है श्रेया, कि कोई भी रूट होगी वो किस पे सर्वाइव कर सकेगी। मतलब जब भी हमारे दिमाग में प्लांट पेड़ पौधे आते हैं, रूट किस पे अपनी जगह बसाई हुई है, बताओ? सॉइल पे। लेकिन यहाँ सॉइल नहीं होता, यहाँ होता है ज़्यादातर पानी। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर आप ध्यान से मेरे इस डायग्राम को देखो, हाफ रूट्स आर डिप्ड इन वाटर एंड बाकी रूट जो है वो हवा के साथ कांटेक्ट में है। रूट लेयर 1, रूट लेयर 2, है कि नहीं? एंड सौगंधा, इन सबको बताओ आप कहाँ गए थे, ये कहाँ देखने को मिले थे आपको? सुंदरबंस। सुंदरबंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। क्या मिलता है वहां पर, कौन कौन से एनिमल्स? रॉयल बंगाल टाइगर। और इन पानियों में क्या मिलेगा? मगरमच्छ। भाई ऐसे सोच सोच के बोल रहे हो, पता नहीं क्या, अपना नाम थोड़ी ना लेने को बोला तो मैंने, जो मिलता है वो बताओ। क्रोकोडाइल। लेकिन श्रेया ये कैसा पानी है? ये खारा पानी है, मीठा पानी है, कैसा पानी है यहाँ का? सॉल्टी है। तो मैं क्रोकोडाइल को क्या बोलूँ, पूरा नाम क्या बोलूँ क्रोकोडाइल का? हाँ वो सोच रही है मयूर, वो सोच रही है मजाक करेंगे, अभी बोलेंगे खारा क्रोकोडाइल। बच्चे सीरियस होकर कोई आंसर देना भी चाहते हैं, मेरे नेचर की वजह से वो भी नहीं निकलता आंसर, है ना श्रेया?
क्या करें यार, बचपन से ही ऐसा हूँ। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो प्रतन्या खारा क्रोकोडाइल बिल्कुल आपकी तरह, ये दूर से दिखेगा, कुछ वार नहीं करना चाह रहा, पास आके लपेट ले, पता चला। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब ना क्या है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आप सबको। एक बार के लिए क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज तो आप जानते हो क्या होते हैं। अब ब्रैकिश वाटर, कोई पानी देखेगा उसमें, कोई मैं नमक घोल के तो दिखा नहीं सकता। तो एक बार के लिए ब्रैकिश वाटर होते कहाँ पर हैं, कैसे दिखते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वैम्प्स। सबसे पहले ना एक बार के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, स्वैम्प ना एक तरीके से देखो फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये ब्रैकिश वाटर और सी वाटर के ही होते हैं। और ये ना अगर मैं इसको लिखूंगा ना जैसे स्वैम्प इन हिंदी, ये देखो आएगा दलदल, आ गया ना दलदल। अब क्या होता है, ये दलदली ज़मीन आपको दिखेगी, ये ठीक है, ये दलदली ज़मीन है। और अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, नहीं ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। और कुछ ये है, जैसे इसको देख लो, ये भी समझ में आ जाएगा। देख रहे हो पानी है, मतलब ऐसा भी नहीं है श्रेया पानी के मतलब पूरे के पूरे हमें ले डूबेगा, लेकिन फिर भी दलदली ज़मीन है। अब यहाँ पर हम गारंटी नहीं दे सकते ना कि पता नहीं अंदर क्रोकोडाइल बैठा हो, क्या बैठा हो, है ना। ये चीज़ है कि कोई सांप घूम रहा हो, एनाकोंडा घूम रहा हो। तो यहाँ पर ना ये थोड़े से डरावने मंजर वाली चीज़ें जगहें होती हैं जहाँ पर अंदर बड़े सारे कुछ रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस छुप कर बैठे होते हैं, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। और ये ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, और जनरली ब्रैकिश वाटर वाले होते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, और फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मैंग्रोव मुझे आपको दिखाओ, ये होते हैं मैंग्रोव। देखो जो मैंने बनाया था बिल्कुल वही है। देखो यहाँ पर सबसे पहले है ना, कुछ रूट्स ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, एक चीज़ कि रूट जो होती हैं ट्विस्टेड होती हैं। क्या हैं भाई ट्विस्टेड रूट्स, ये लो। एंड ठकुराइन तुम्हें पता होगा, मैंने बताया था कि इसको देखते हुए अट्रैक्ट मत हो जाना इससे, कि मम्मी मैं अंदर जाऊंगी, नहाकर आती हूँ, तैरूंगी अंदर, क्योंकि हो सकता है आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो। कहाँ गई वो फ़ोटो, ये रही। ओके। और मैनग्रोव्स आपको सुंदरबंस में मिलेंगे। यहाँ पर आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। अब वैसे आप कहने को कह सकते हो अतिथि, एक बात इससे अर्पित समझ में आ रही है ना हमें, कि ये जो एक तरीके से जो कोस्टल लैंड है उस पर वैसे जड़ें टिकी हुई हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से पानी के ऊपर तैर नहीं रही है ना, बना रखी उन्होंने जड़ें, लेकिन फिर भी रूट्स पूरी सबमर्ज नहीं है, कुछ रूट्स ऊपर की तरफ भी आ रही हैं। ये चीज़ देख पा रही हो ना, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इससे चलते हैं दूर, और यहाँ देखो ये मैनग्रोव के बारे में एक डेडिकेटेड हमारा चैप्टर है, उससे पहले लेकिन इस बच्चों की तरह फ़ोटो के थ्रू उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है मैनग्रोव के बारे में, इंडिया ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन करी हैं, वो तो हर कोई रट्टा मार लेगा यार। हमें लेकिन पहले पता होना चाहिए कि मैनग्रोव क्या है, कौन से वाटर से बने होते हैं, कैसी स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाएंगी, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सुंदरबंस का नाम सुनते ही सरकार जो होती है एकदम चौकन्नी क्यों हो जाती है। ये मैनग्रोव स्पेशल तरीके के ट्रीज़ की होती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सौगंधा है यहाँ पर? अभी सौगंधा नहीं है, लेकिन चलो आप लोग बता दो, क्या इनकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, पूजा होती है इनकी?
हाँ, पूजा होती है इनकी, होती है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। वहाँ के जो लोकल नेटिव्स या ट्राइब्स होते हैं वो इनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। एंड वहाँ की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए एक सिग्नल देता है। ये ना एक तरीके से, अगर मैं आपको आज एक वर्ड बता दूँ ना, मैनग्रूव, वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैनग्रूव जो है ना, वो एक प्रकार से किसी एक इकोसिस्टम की, मतलब जहाँ पर वो पाए जाते हैं, जिस जगह में वो पाए जा रहे हैं, तो उस जगह का श्रेय इकोसिस्टम बनाएंगे वो, राइट। ये इकोसिस्टम की हेल्थ का एक इंडिकेटर होते हैं। कैसे? इसको एक रिलेशन में एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने कभी ना कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ तो सुनी होगी, या कहीं पर भी, कोरल रीफ। अरे यार, ये कलरफुल होते हैं, ये मरीन लाइफ की हेल्थ का इंडिकेटर होते हैं। जब समुद्री जीवन बिगड़ने लग जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे, कैसा कलर हो जाएगा इनका? सफ़ेद। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरल की क्या हो गई? क्या? ब्लीचिंग। ठीक है। अश्वनी, ये चेहरे पे लगाने वाली ब्लीच नहीं होती, इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। कहीं आप ब्लीच लगा के चेहरे पे आ जाओ, मम्मी से कहो देखो मैंने भी कोरल ब्लीचिंग कर ली, ये वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ूँ मैं। मैनग्रोव समझ में आ गया आप लोगों को? अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ना, यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं ऊपर बढ़ने के लिए। ऊपर बढ़ने के लिए क्यों? उनको ना धूप चाहिए होती है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। तो ये लोग ना सूरज की तरफ मुंह खोलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हाइट गेन करते रहते हैं। अब जो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, जैसे मतलब मान लो, अब मैं इसको समझाता हूं एक तरीके से। ये देखो, ये प्लांट, ये एक पहली लेयर है, इसके ऊपर फिर ये दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर है, ऐसे करते करते पेड़ों की जो लेयर होती है ये, ठीक है, ये बढ़ती जाती है। अच्छा, ये लेयर बाय लेयर ऐसे क्यों आ रही है? जैसे मैंने तीन ग्रीन कलर्स को यूज़ करा है यहाँ पर, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, क्या मैं ऐसा कह दूँ हर एक जो ऊपर की लेयर है वो नीचे वाली की लेयर पे श्रेया छत्र छाया का काम कर रही है, अम्ब्रेला का काम कर रही है ना। और इसी पेक्यूलियर लेयर अरेंजमेंट को कहते हैं कैनोपी। और कैनोपी का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आप लेयर 1 को भी कैनोपी कह लोगे कि लेयर 2 1 के लिए कैनोपी है। कैनोपी की डेफिनेशन में मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। जब भी आपके सामने वर्ड है कैनोपी, ये 6th स्टैंडर्ड में दे रखा है ज्योग्राफी में। मैं सबसे पहले आपको कैनोपी का मतलब एक रूल बताऊं कि कैनोपी कब बोलते हैं। कैनोपी में जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वो ना अपर मोस्ट ब्रांचेस होनी चाहिए। अपर मोस्ट ब्रांचेस जो कि एक कंटिन्यूअस लेयर बनाएं, किसकी? एक टर्म आता है यहां पर फोलिएज की। फोलिएज का मतलब कुछ नहीं होता, लीव्स की कलेक्टिविटी को कहते हैं फोलिएज। सारी पत्तियां एक ब्रांच में एक लेयर बनाकर एक तरत एक जगह पर हों,
वो होता है फोलिएज। जैसा कि टॉप 3 लेयर पे दिख रहा है ना, ये फोलिएज है सारी। वैसे तो फोलिएज हर जगह पर है, 1 पे भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, सारी ढकी हुई है। लेकिन अब कैनोपी अगर किसी को कहना है फोलिएज ना क्या कर, तो वो तो लेयर 3 होगी टॉप। अच्छा, अगर मैं अभी के लिए मैं लेयर 3 को कैनोपी कह रहा हूँ, ओके, लेकिन मान लो अब मैंने यहाँ पर एक लेयर और बना दी और ये लेयर 4 है। अब क्या है कैनोपी? 4। आप लोग कैनोपी समझ गए अच्छे से, ठीक है। और सारे प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और ये प्लांट ना जो जैसे ये है 2 लेयर बनी, 3rd लेयर बनी, 4th लेयर बनी। ब्रदर ने याद करो, ये एपीफाइट्स हैं। याद आया ब्रदर ने? उस दिन फेमस करा मैंने तुम्हें रात की कांड से, तभी नहीं समझ में आया ये। हाँ, अब याद आया है ना। ये वो है, याद है ना, एक पर्सन का मैंने जिक्र करा था, दीपांग दुबे उसका नाम था, बहुत हम्बल, और वो और तुम थी बदतमीजी कर रही थी उस बंदे से। वही है, ये पूरी कहानी है ना। अब याद आ गया होगा। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको कैनोपी दिखाता हूँ। ये टॉप मोस्ट, अगर आप नीचे से देखो, मतलब मान लो कि आप अपनी गर्दन ऐसे उठाकर नीचे से पेड़ को देख रहे हो ऊपर, तो इसकी ब्रांचेस ने एक तरीके से टॉप पर ये छत्र छाया बना दी पूरी की पूरी तरीके से। ये इसका कैनोपी है। कोई भी पेड़ हो उसके बस टॉप मोस्ट पे, जैसे ये सारे पेड़ खड़े हैं इर्द गिर्द, देखो यहाँ पर कम से कम 50-60 पेड़ हैं ये। अब इनके जो टॉप मोस्ट लेयर है, जिससे पूरा का पूरा ये एरिया में अम्ब्रेला सा बन गया कि धूप पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है, ये कैनोपी है। लेकिन फिर भी ये इतने लंबे कैसे हो गए? क्योंकि सारे के सारे धूप के दीवाने थे, वो सूरज की तरफ जो है वो बढ़ना चाह रहे थे। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इन सब के बीच में एक रेस या एक होड़ लगी रहती है कि सूरज की किरणों को ज़्यादा यूटिलाइज करेगा कौन, और उस चक्कर में सारे के सारे ये ट्रीज टॉलर होते चले जाते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल। ये देखो, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कोई लेयर काट दी हो बीच में। कुछ काटा वाटा नहीं है, आसपास के पेड़ हैं, उनके टॉप मोस्ट ब्रांचेस में जो टॉप मोस्ट पत्तियां लगी हुई, जो फोलिएज लगे हुए हैं, उन्होंने एक तरीके से ट्री कवर बना दिया है। अगेन ये जो है सारा का सारा क्या है आपका, क्या कहोगे इसको? कैनोपी। अब ये कैनोपी ऐसी है कि ज़्यादा घनी नहीं है, लेकिन ये कैनोपी ज़्यादा घनी है, ज़्यादा डेंस है। ये नहीं है डेंस, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि यहाँ पर ऑटम सीजन चल रहा हो, यहाँ बारिशों के दिन चल रहे हैं। अब क्या है, सारे के सारे प्लांट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ये ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं जो दूसरी लेयर के ऊपर होते हैं, यानी कि लेयर 1 के लिए लेयर 2 एपीफाइट है, लेयर 2 के लिए लेयर 3 एपीफाइट है, लेयर 3 के लिए लेयर 4 एपीफाइट है। अब एपीफाइट क्या होता है? किसी को नुकसान होता है क्या यहाँ पर? बताओ। नहीं। एपीफाइट एक स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं, सॉरी, एक रिलेशनशिप स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं, कमेंसलिज्म। एपीफाइट बेनिफिट करता है, और जिसके ऊपर वो रह रहा होता है मकान बनाकर, अपना होस्ट जो होता है उसको तंग नहीं करता, विदाउट ट्रबलिंग द होस्ट। इसको समझाने का एक और तरीका बताऊं मैं मूवीज़ का काफ़ी दीवाना हूँ, और कनेक्शन मेरे को ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आते हैं। कल रात को कभी खुशी कभी गम आ रही थी, ऐसे ही मैं किचन में कॉफ़ी बना रहा था अपनी क्लास के बाद, तो एक सीन चल रहा था जब करीना कपूर ऋतिक रोशन को लेकर आती है इंग्लैंड में, जब जहाँ पर उनका घर होता है, और वो इंट्रोड्यूस करवाती है, और शाहरुख खान को पता नहीं होता कि मेरा भाई है। अब वो उनके घर में रहना चाहता है, उनको तंग तो नहीं करता वो कैसे भी करके, लेकिन शाहरुख खान उसको रूल समझा रहा होता है घर के कि देखो तुम्हें तंग नहीं करना है, यहाँ से जितनी जल्दी हो चले जाना, रात को खाना खाकर सोना 10 बजे तक, ठीक है, और पूजा से दूर रहना, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, जो ऋतिक रोशन है ना,
जो शाहरुख खान है वो होस्ट है, और जो ऋतिक रोशन है वो एपीफाइट है। वो घर में रह रहा है उनके होस्ट के, लेकिन कोई तंग करने के मकसद से थोड़ी नहीं रह रहा है। वो एक ऐसा प्लांट है ऋतिक रोशन जो कि हार्मलेसली दूसरे के सपोर्ट में रहना चाह रहा है। वो बस ये कहना चाह रहा है कि मैं किसी को जानता नहीं, हिंदुस्तानी परिवार को आपके साथ रहूंगा तो ज़्यादा सुरक्षित फील करूंगा। बदले में क्या है, उनके खाना खाता है, पंखे में सोता है, उनका बाथरूम यूज़ करके नहाता है, ठीक है, एंड ऑब्वियस ही बात है वॉशरूम भी जाएगा। सेम एपीफाइटिक जो प्लांट है वो क्या करता है, वो ये कहता है कोई भी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो, न्यूट्रिएंट्स हो हवा से, रेन से, ये तो फ्री के हैं, ये तो सबके लिए, सांस लेने के लिए कोई पैसे तो लगेंगे नहीं, ठीक है। और जो एपीफाइट है इतना हम्बल नेचर का है, वही कह रहा है तुमने मुझे रहने दिया, यही बहुत बड़ी बात है, थैंक यू होस्ट। तुम्हारा जो बचा कुचा खाना है वो मुझे दे देना, मैं खा लूंगा। डेब्रेस पहले होस्ट को खाने देता है, जो बच जाता है वो यूज़ करता है, एंड बाकी ये जो एयर और रेन है ये कोई होस्ट का तो है नहीं, ये तो कुदरती रूप से अनलिमिटेड सबके लिए अवेलेबल है। तो ये भी मुझे कल एक कभी खुशी कभी गम मूवी से ये एक अच्छा कनेक्शन कर लगा, जो कि मैं कॉफ़ी बनाते हुए सोच रहा था। मैंने कहा हाँ, इसको एपीफाइट और कमेंसलिज्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आप ना यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बोरिंग होना, कुछ भी होना, बस आपका दिमाग ना उत्तेजित होना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके मैं इसका फ़ायदा निकाल लूँ। भाई भले ही आप पॉन देख रहे हो, उसमें से भी अगर कुछ काम का निकाल सकते हो ना, तो आपका दिमाग मतलब परफेक्ट है फिर यूपीएससी के लिए। गिल्ट तो किसी चीज़ में रखना ही नहीं है। पॉन भी तब देखो जब उससे कुछ फ़ायदा निकाल सको कि क्या कनेक्शन ड्रॉ हो सकता है इससे, क्या कनेक्ट कर दूँ मैं कौन से टॉपिक को। तो इन द रिसेंट फ्यू ईयर्स रेन फॉरेस्ट जो है इनको दे हैव बीन फेसिंग थ्रेट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग, ठीक है। एंड ये बर्निंग क्या हमेशा नेचुरल होती है क्या बताओ, या फिर कभी कभार मैन मेड भी होती है? हमने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड के विभिन्न कोनों में दोनों हो सकती है। एंड डिफॉरेस्टेशन कैसी, नेचुरल के मैन मेड? वो तो मैन मेड है ना। अब क्या है, 17% जो पूरे का पूरा जो रेन फॉरेस्ट है एंड अबाउट 20% जो ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट है, वो जंगल, वो पेड़ पौधे, वो वेजिटेशन लुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इस डायग्राम की तरफ आपको एक मिनट के लिए वापस लाना चाहूँगा। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन जो हमने मार्क करा था, मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम में ये जो पूरा का पूरा रीजन है, मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये कलर, और इस साइड की धूप को हटा देते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इनमें से ये आपको जगह दिख रही है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये भी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबसे ज़्यादा घना हिस्सा आपको किसका दिख रहा है, 1 का, 2 का, कि 3 का? इस डायग्राम में थोड़ा जूम कर दूं, नहीं दिख रहा, आप बताओ। 1 का। ये कौन सी जगह है? अरे नहीं, कौन से जंगल है ये? सही लिखा है मैंने, ये सही लिखा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक टर्म से बोला जाता है, बताओ जल्दी बताओ। फेफड़े हैं ये पृथ्वी के। क्यों? ये इंफॉर्मेशन कहाँ गिवन है? 6th क्लास ज्योग्राफी। और वो आपसे पूछता भी है क्यों कहा जाता है इनको कि दे आर फेफड़े ऑफ द अर्थ, बताओ वाई? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्यों होती है? सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट जो है पूरी पृथ्वी पर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहीं मिलते हैं। और इसका आंकड़ा अगर देखना चाहो, ये रहा। एंटायर रेन फॉरेस्ट 17% है, लेकिन उनमें से, अच्छा आंकड़ा यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ज्योग्राफी में मिलेगा, छोड़ो उसको।
ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन है रेन फॉरेस्ट का एक ही जगह पर, तितर बितर वो करने के कुछ यहाँ पर है कुछ वहाँ पर है, एक जगह पर आपको यहीं मिलेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट का मैं आपको एरियल व्यू दिखाता हूँ ज़रा। ये है परफेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो नदी ऐसे बिल्कुल ठुमकेश्वरी की तरह ठुमके लगाते हुए लटक लचक कर मटक कर कमर हिलाते हुए जो आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं वैसे? इसको मियंडर। अशप्रीत आपको एक मियंडर का प्रोसेस याद है मेरे कमरे में, है ना? एक लड़की ने करके दिखाया था मियंडरिंग प्रोसेस, है ना? और वो जो ढांचे बने रहते हैं टाइल पर, वो एक जगह से दूसरी जगह उछल रही थी, है ना अशप्रीत? ऐसी कोई वेग मेमोरी है मेरे दिमाग में। अब ये दोस्तों अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इसका एरियल व्यू है ये हमारे सामने, एंड इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, कभी एक एरिया में इतनी तादाद में जंगल देखी है आपने? हम लोग ना मध्य प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट कवर अच्छा खासा है। जब MPPSC देने चलेंगे ना, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कह रखा है, हम ना ड्रोन लेकर चलेंगे अपने साथ, और एक बारी जो चंबल के आसपास का जो एरिया है, जो जंगल है वहाँ पर, हम एक बारी ड्रोन से शूट करेंगे और आपको पता लगेगा कि अच्छे खासे तादाद में जंगल हैं। लेकिन जब आप उस फोटो को कभी भी किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे, छत्तीसगढ़ के जंगलों को ले लो या जो भी ले लो, मध्य प्रदेश के तो मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ से ड्रोन का एरियल व्यू लेकर, लेकिन आपको अमेजन के ब्राज़ील में, ये जो ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट है जिनको अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं, एक जगह पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन में आपको नहीं मिलेगा। और ये तो फिर भी एरियल व्यू ले रहे हैं हम लोग। अगर हम नीचे चलें ना इसको लेकर, इनका घनापन अगर आप देखो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। ये देखो, दिन में भी अंधेरे होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगेन क्यों? कैनोपी बहुत हाई है, ढके हुए हैं, और कभी भी मौसम जो है अपने हालात बदल लेता है, बारिश होने लग जाएगी, कुछ भी होने लग जाएगा, है ना? क्योंकि जहाँ ज़्यादा पेड़ वगैरह होंगे ठंडक रहती है, बारिश वारिश बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है, ठीक है? और ये तो लंग्स ऑफ द अर्थ है। तो ये छोटी सी चीज़ मुझे आपको बतानी थी। डोंट वरी, अमेजन रेन फॉरेस्ट की कहानी अभी सिर्फ यहीं पर कवर नहीं हुई है, आगे हमारा एक डेडिकेटेड टॉपिक है अमेजन रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस, इनको थ्रेट क्या है, इनकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या करा जा सकता है। ये वाला टॉपिक ना आपके लिए मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, एंड सारे लोग इस टॉपिक को दिल से लगा के रखना। MPPSC में इसी प्रकार के नॉर्मल मेंस क्वेश्चन आते हैं, ओके? प्लस UPSC तो कभी नहीं पूछेगा ऐसे बचकांड क्वेश्चन, उसके लिए वो थोड़े से लाइट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ही है वो। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेकिन इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।